जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं और अपने 50 वीवीआई टॉपिक सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाता हूं। और आज हम लोग फातिमा टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में साथ साथ बिहार की पंचायती व्यवस्था के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 हमारा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो भारत में पंचायती व्यवस्था कैसे विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा दोस्तों, उसमें हम लोग बिहार की पंचायती व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैंने 50 वीवीआई टॉपिक को दोस्तों कवर करने का बात किया था, जिसमें हम लोग 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं और फातिमा आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप दिमाग में डाले मत रहिएगा कि 50 जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए है। ये जीके है दोस्तों, जीएस है। मतलब जीएस आपके सभी एग्जामों में जो भी जीएस पूछे जाते हैं पंचायत पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे। आप देखिएगा क्लास तो आपको समझ में आएगा कि आपका किस लेवल का है, कि आपके लिए सही है कि नहीं। आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं जब वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखिएगा तब, क्योंकि हम एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम छोड़े हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम 100% ही मतलब इसमें आपको हम बताएंगे, लेकिन हम अपने तरफ से 100% पूरा प्रयास किए हैं कि कोई पॉइंट आपसे छूटे ना, ताकि आपको कहीं भी कोई किताब पलटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे ये पंचायती राज क्या होता है, ये पंचायती राज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे भारत में जो सत्ता है दोस्तों, वो किसी एक के हाथ में नहीं है। हमारे देश में क्या है, जो सत्ता है उसको विकेंद्रीकृत किया गया है। क्या किया गया है? विकेंद्रीकृत। अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार क्या 3 स्तर पर है दोस्तों। एक जिसको वाला बोलते हैं केंद्र सरकार बोलते हैं, एक बोलते हैं जिसको हम लोग केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा आपका आता है राज्य सरकार, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तीसरा जो आता है ये भी सरकार की श्रेणी में आता है, जो क्या होता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दोस्तों हम इसकी चर्चा करते हैं, जिसमें लोग नगर निगम और पंचायत के बारे में उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकृत किया गया है हमारे देश में। तो उसी चरण में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य साफ साफ है दोस्तों। इसका उद्देश्य यही था कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, जो मतलब आम जनता है, जो आम जनता है उसको भी क्या किया जाए, उसको भी शामिल किया जाए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत किया जाए। मतलब कि विकेंद्रीकृत मतलब कि सत्ता किसी एक के हाथ में न दे करके उसको क्या किया जाए दोस्तों, बांट दिया जाए, उसको विभाजित कर दिया जाए दोस्तों। इसी उद्देश्य से क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों लाया गया था। अगर हम बात कर ले संवैधानिक तथ्य के बारे में, संवैधानिक परिस्थिति क्या है इसकी पंचायती राज व्यवस्था की, बाद में तो बात करें कैसे कैसे जुड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में बात कर ले तो ये संविधान के भाग 9 में है। इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 9 में किया गया है। अनुसूची कौन सा है, तो अनुसूची आपका 11 है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया था दोस्तों। इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर के 243 ओ तक दोस्तों क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेदों का उल्लेख है। कुल 16 अनुच्छेद है। ये 16 अनुच्छेद आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार की खासकर तो बिहार की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पंचायत को एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ये अनुच्छेद को भी दिमाग में ये मतलब याद कीजिए, रट्टा मारे कुछ कीजिए, जैसे याद रखना याद रखिए, लेकिन आपको हम रटाएंगे नहीं, आपको हम याद करवाएंगे। अगर वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो ये 16 अनुच्छेद आप आसानी पर चुटकी बजाते हुए याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो देख सकते हैं आगे। और बात करें कि विषय विषय कितने इसमें 29, मतलब कि 29 प्रकार के कार्यों को दोस्तों ये जो आपके पंचायत है उसको दिया गया दोस्तों। वहीं हम बात करें अगर इसके इतिहास की, तो ये तो आधुनिक भारत की बात हो गई, मतलब अंग्रेजों के समय की। लेकिन हम प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में आपको ऋग्वेद में भी आपको देखने के लिए मिलता है, आपको सभा समिति नाम के दो क्या है ये मतलब स्थानीय सरकार ही, मतलब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आते थे। किंतु जो हम अगर बड़े व्यापक तौर पर बात करें कि स्थानीय स्वशासन का सबसे व्यापक तौर पर उल्लेख कहाँ किया गया है, तो चोल वंश के बारे में अगर पढ़िएगा आप, चोल वंश के बारे में, तो चोलों का जो दोस्तों सबसे व्यापक तौर पर यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया है। मतलब चोल वंश अगर पढ़ रहे हैं और वहाँ इसके स्थानीय स्वशासन के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब आपका चोल वंश पढ़ना दोस्तों क्या है, विफल है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे जो व्यापक हमको मिलता है उल्लेख, वो चोल वंश के काल में मिलता है दोस्तों। फिर बाद में क्या होता है कि लॉर्ड रिपन जब हमारे
भारत के वायसराय रहते हैं। तो इन्हीं के काल में क्या होता है, 1882 में दोस्तों स्थानीय स्वशासन की दोस्तों शुरुआत होती है। याद रखिएगा, लॉर्ड अंग्रेज के समय लॉर्ड रिपन क्या रहते हैं, भारत के गवर्नर रहते हैं, या वायसराय बोलिए, वायसराय ही बोलिए, क्योंकि 1855 के बाद क्या हो जाते हैं, वायसराय हो जाते हैं। तो इन्हीं के समय में दोस्तों क्या होता है, शुरुआत हुआ था। उसके बाद बात करते हैं आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद दोस्तों हमारे भारत में पंचायतों के लिए दोस्तों कि संविधान में पंचायती व्यवस्था का स्थान दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए जो संविधान सभा के सदस्यगण थे दोस्तों, उनमें क्या था, मतभेद था। लेकिन उन मतभेदों को दूर करते हुए भी हम, आप डीपीएससी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पढ़ते होंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में, वहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद होने के फलस्वरूप भी क्या हुआ था, वहाँ पर अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत दोस्तों रखा गया था। लेकिन उसको मतलब कि सार्वजनिक तौर पर दोस्तों लागू करने का मतलब किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाया। लेकिन पंचायती व्यवस्था को कैसे भारत में लागू किया जाए, कैसे लाया जाए, उसकी शुरुआत दोस्तों हो जाती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, जिसको हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं। तो सीडीपी की अगर स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 में दोस्तों की जाती है। ये प्रेरणा किससे मिलती है, तो प्रेरणा मिलती है दोस्तों, ये अमेरिकी एक विशेषज्ञ रहते हैं जिसका नाम रहता है अल्बर्ट मेयर, द्वारा क्या होता है, इटावा परियोजना से मिलता है। इटावा परियोजना मतलब इटावा दोस्तों क्या है आपका, एक कभी उत्तर प्रदेश का जिला है, वहीं पर क्या करते हैं, ये पंचायती व्यवस्था दोस्तों एक स्थानीय स्तर पर ये शुरू करते हैं। कौन, अल्बर्ट मेयर। तो इन्हीं से प्रेरणा लेकर के क्या होता है, सीडीपी की दोस्तों स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कि सीडीपी के बारे में, तो इसमें ग्रामीण विकास कि लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता में लागू किया जाना था। मतलब बता दें कि पंचायत को हमको क्या करना है, भारत में लाना है। तो भारत में लाने के लिए पंचायती व्यवस्था के लिए पहले क्या किया था, सीडीपी लाया गया था दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। उसको उसकी जांच करने के लिए कि क्या है, ये ठीक तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, इससे लाने से क्या फ़ायदा होगा पंचायत के लाने से, ये देखने के लिए दोस्तों सीडीपी को लाया गया था। किंतु क्या था दोस्तों, वो विफल हो गया था। ये जो सीडीपी लाया गया था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये क्या हो गया था, विफल हो गया था। विफल क्यों हो गया था उसके बारे में बात करेंगे। हम बताएं कि क्या है, विफल हो गया। विफल क्यों है, तो उसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो पहला कारण था नौकरशाही की बाधाएं एवं अत्यधिक राजनीति। जो नौकरशाही थी सरकार की, आज जो सरकार की राजनीति थी, उसके कारण क्या होता है, ये विफल हो जाता है दोस्तों। लोगों की भागीदारी में कमी, मतलब कि जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें दिलचस्पी बहुत कम दिखाते हैं, इसके कारण ये भी एक कारण बन जाता है। अगला होता है क्या, अगला है आपका प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी। मतलब कि जो यहाँ पर ट्रेंड, यहाँ पर क्या होते हैं, कर्मचारी नहीं रहता, योग नहीं रहते हैं कि जिसको क्या कर सके, ये इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर सके। विशेष रूप से सीडीपी को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव, मतलब कि लोग इसमें रुचि भी नहीं ले रहे थे दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो 1957 में क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जिसको हम लोग एनडीसी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार करने के लिए दोस्तों बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया। आप पढ़ते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर रट्टा मार के, बचपन से नहीं तो लेकिन 9th-10th क्लास से रट्टा मार के आप रट लिए। लेकिन ये क्यों आया, ये पहले समझिए ये बात को। ये क्यों आया, क्योंकि वो सीडीपी क्या हो गया, विफल हो गया। विफल होने का कारण क्या था, तो विफल होने के कारण को जांच करने के लिए क्या किया गया था, तो एनडीसी द्वारा, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1957 में क्या गया था, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया था। इनका काम था कि भैया आपको जांच देखना है कि ये सीडीपी जो हम लोग लाए थे वो विफल क्यों हो गया, उसके बारे में हमको बताइए। तो समिति ने क्या पाया दोस्तों, समिति ने क्या किया, अपना जब जांच पड़ताल किया, समिति ने देखा कि सीडीपी का विफलता का जो प्रमुख कारण था लोगों की भागीदारी में कमी, मतलब लोग उसमें दिलचस्पी दोस्तों नहीं दिखा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो दोस्तों विफल हो गया था। जाहिर सी बात है कि अगर स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं और स्थानीय लोग जो मतलब कि आम जनता है, अगर उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो फलेगा फूलेगा नहीं। तो जो बलवंत राय मेहता समिति जो बनी, तो उन्होंने कहा कि सीडीपी जो विफल हुआ है उसका मेन कारण है कि इसमें क्या किए, जो लोग हैं वो क्या है, उसमें भागीदारी उनकी बहुत ही कमी रही, इसके कारण क्या विफल हो गया। अब उन्होंने सुझाव भी दिया, अगला सुझाव दिया जो आप लोग पढ़े होंगे। उन्होंने समिति जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। मतलब उन्होंने कहा कि क्या कीजिए, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर क्या कीजिए आप बनाइए। कौन कौन, तो बताएं कि पहला आप क्या कीजिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाइए। दूसरा बताएं कि प्रखंड, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, उस और ब्लॉक स्तर पर क्या करना है, ब्लॉक लेवल पे आपको बनाना है पंचायत समिति।
और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाना है आपको जिला परिषद। क्या करना, इस तरह से क्या कीजिए आप पंचायती व्यवस्था को बनाइए। उन्होंने क्या किया, सरकार के समक्ष ये बात रखी। उसके बाद स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में क्या होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था उसको लागू किया जाता है। कहाँ पर नागौर है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दोस्तों योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई थी। इस संबंध में अनावश्यक विधान भी पारित की, मतलब इसके लिए विधि व्यवस्था भी दोस्तों बनाई गई थी आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। आगे हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। जैसा कि हम बताएं, फिर से आप बताते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन 1957 में हुआ था। सिफारिश क्या किया था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड या ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति, और तीसरा क्या हो गया आपका, तो जिला परिषद। जो सबसे पहला स्तर है तो क्या है आपका, ये ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर है आपका मध्यम स्तर, जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। तीसरा क्या हो गया आपका, जिला परिषद दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों सादिक अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, इसको हम बोलते हैं सादिक अली समिति, जिसका गठन 1962 में होता है। इसका काम क्या रहता है, तो इसका काम रहता है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना, मतलब कि हम पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उसके लिए क्या गया था, इस समिति का दोस्तों गठन किया गया था। ये समिति बता रहे हैं इसलिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आपसे क्या किया था, क्रम पूछ देता है, मतलब देता है आपको अरेंज करने के लिए कि ये निम्नलिखित समितियों को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, पहले कौन समिति कौन बनी, इस तरह से। उसके बाद जो आप पढ़े होंगे ही अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के बारे में, इसका गठन हुआ था उनके 20 साल बाद। बलवंत राय मेहता समिति के 20 साल बाद इसका गठन होता है, 1970 में होता है। ये क्या देते हैं, तो ये द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था देते हैं, मतलब उनके बिल्कुल विपरीत है। किसके विपरीत, बलवंत राय मेहता समिति के बिल्कुल विपरीत। ये कहते हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें द्विस्तरीय चाहिए। कौन कौन चाहिए, तो एक मंडल पंचायत चाहिए और एक जिला पंचायत चाहिए। मतलब जो बीच वाला आपका है मध्यम स्तर के पंचायती समिति, उसको दोस्तों क्या किए थे, खत्म कर दिए थे। लेकिन इनमें सरकार कोई दिलचस्पी दोस्तों दिखाती नहीं है। आगे हम बात करें तो GV.K. राव समिति आता है 1985 में। कब आता है, 1985 में दोस्तों। इससे पहले एक आता है आपका हनुमंत समिति भी आता है 1983 में, मतलब 1983 में दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर JV.K. जो राव समिति आती है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिफारिश किया 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का, मतलब कि पंचायत क्या 4 स्तरीय होना चाहिए। 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था भी बंगाल में आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। इनका उद्देश्य ये भी था कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, मतलब कि ग्राम जो गांव का उसका विकास हो, और जो गरीब है उनका मतलब गरीबी जो है उनका धीरे धीरे उन्मूलन भी किया जाए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति आपका है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, 1986 में। इन्होंने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिलाने की सिफारिश की थी, मतलब कि जो पंचायती है उसको संविधान में स्थान देने की दोस्तों इन्होंने बात की थी। उसके बाद 1989 में PK थुंगन समिति आता है। इन्होंने भी क्या किया, 1989 में आता है, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बात कही, किसको, तो पंचायती राज को। उसके बाद सरकार जब इनकी बनती राजीव गांधी की, तो उन्होंने 64वां संविधान संशोधन जो 1989 में ही दोस्तों होता है, PM रहते हैं राजीव गांधी। इनका उद्देश्य रहता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रस्ताव तो दोस्तों आया था, तो लोकसभा से तो पारित हो गया था, किंतु राज्यसभा तो दोस्तों इसको पारित नहीं हो पाया था, जिसके कारण क्या दोस्तों ये प्रस्ताव खारिज हो गया था। ये प्रस्ताव क्या हो गया था, खारिज। याद रखिएगा 64वां संविधान संशोधन आया था राजीव गांधी के समय पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन ये राज्यसभा से दोस्तों ये प्रस्ताव पारित न होने के कारण क्या होता है, ये प्रस्ताव खारिज होता है। तो उसके बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन आप बिल्कुल रटे होंगे, जो दिसंबर 1952 में संसद में क्या होता है, संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है। और ये किसके लिए था, 73वां आपका ग्राम पंचायत के लिए या पंचायती व्यवस्था के लिए, और 74वां जो था आपका वो आपका नगर निगम के लिए, मतलब शहर के लिए, याद रखिएगा। तो वही है, संशोधन के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की दोस्तों नींव डाली गई, मतलब कि पंचायती व्यवस्था की और नगर निगम के दोस्तों यहाँ पर स्थापना हो गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अगर बोला किनके समय में हुआ था, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के समय दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, जिसमें आप लोग बोलते हैं, याद रखते हैं शॉर्ट में उसका क्या, LPG नाम याद रखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ये 1992 में जो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन जो प्रस्ताव आया था पारित हुआ था, वो अधिनियम कब बन गया था,
तो 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों क्या हुआ था, इस लागू कर दिया गया था। इसलिए हम लोग हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस। अगर बोलेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जो नगर निगम जो अब है आपका, वो 1 जून 1993 को दोस्तों क्या हुआ था, इस अधिनियम बनाया गया था, इसको लागू किया गया था 74वां संविधान संशोधन को। अब बात करते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में। हम तो बात करेंगे 73वें के बारे में, यहाँ पर 74वां हम लोग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन बता दिए कब हुआ, 1993 में दोस्तों इसको अधिनियम बना दिया गया, लागू कर दिया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। उद्देश्य क्या था बता दिए, उद्देश्य था पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का। तो जब ये दिलाने का क्या दिला दिए, मतलब इनके द्वारा क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो पहला राज्य था जिसने लागू किया, वो कौन था दोस्तों, वो कौन था, तो कर्नाटक। कौन था, वो कर्नाटक राज्य था जिसने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया दोस्तों। अब बात आ जाए आपको कि ये दोस्तों सर ये जो पंचायती व्यवस्था लागू हुआ था वो कितने स्तरीय थी, तो वो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में दोस्तों बात की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन था, उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी, तो कुछ मुख्य बातें पर चर्चा करेंगे। तो पहला था दोस्तों कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया गया। बता दिए त्रिस्तरीय, पहला लेवल जो सबसे निचला है वो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर। दूसरा है आपका ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति, और तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद। इसके बाद इसमें कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को। उसके साथ साथ जो ST SC हैं उनको भी दोस्तों महिलाओं को आरक्षण के बारे में बता दिया। 1/3 सीट क्या होगा, महिला के लिए आरक्षित होगा। और वहीं बात करते हैं ST SC के लिए, तो ST SC के लिए कहा गया कि उनकी जनसंख्या के अनुपात पर दोस्तों इनका आरक्षण तय किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि पंचायत भंग होने पर चुनाव 6 महीना के अंदर कर लेना। मान लीजिए कि पंचायत किसी कारण से भंग हो जाता है, तो 6 महीना के अंदर क्या करना, चुनाव दोस्तों करा देना। चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो चुनाव के बारे में यहाँ बता दिए, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों कराता है। तो ये मुख्य बातें कुछ कुछ याद रखिएगा। उसके बाद बता देते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली। याद रखिएगा, 3 आपका नॉर्थ ईस्ट का हो गया और एक हो गया दिल्ली। तो याद रहेगा राजधानी जहाँ पर पंचायती व्यवस्था दोस्तों नहीं है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। जैसा बताया था कि आपको हम याद करवा देंगे, तो याद करवा ही देंगे। तो अनुच्छेद बताएंगे, उससे संबंध, उससे किसका संबंध है। तो बता दिए थे इसमें कितने अनुच्छेद है दोस्तों, 16 अनुच्छेद है। कितने हैं, 16 अनुच्छेद है। इस 16 अनुच्छेद को हमको याद रखना है। तो अनुच्छेद 243 में क्या कहा गया, तो परिभाषा के बारे में बताया गया है। किसके परिभाषा के बारे में, तो पंचायत के परिभाषा के बारे में। तो 243 तो आपको याद रहेगा कि परिभाषा के बारे में। दूसरा है आपका 243A, जिसमें हम दोस्तों ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं। ग्राम सभा से आप पता समझ में आता है कि असेंबली। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं A है, यहाँ क्या होगा, A से बना दीजिएगा असेंबली। तो मतलब 243 में क्या है आपका ग्राम सभा, याद रहेगा। असेंबली मतलब सभा, तो यहाँ से 243 में क्या हो गया, ग्राम सभा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे 243B में बढ़ते हैं हम लोग। 243B में क्या है, पंचायत का गठन। गठन मतलब करना, मतलब होता है तो बुल्ड करना। क्या करना, बुल्ड करना। गठन मतलब याद रखिएगा, 20 से क्या हुआ, बुल्ड, वही हो गया आपका गठन। इस तरह से पंचायत का गठन याद रखिएगा। 243C में आपका क्या है, पंचायत की संरचना। तो पंचायत की संरचना कैसे याद रखिएगा, तो C से यहाँ पर जो संरचना है इसको कंस्ट्रक्शन से याद रखिएगा आपका। 243C में क्या है, पंचायत की संरचना के बारे में। तो C से हो गया आपका कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। वहीं बात करते हैं आपका 243D में। 243D में दोस्तों डी से आप द पढ़ते होंगे, तो डी से दलित के बारे में बताया। किसके बारे में, दलित के बारे में, मतलब कि SC ST और महिलाओं के आरक्षण के बारे में। जैसा कि हम बता दिए कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। वही बिहार ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में 50% का आरक्षण दोस्तों दिया है। तो आगे हम बताएंगे जब बिहार पढ़ाएंगे, तो बिहार पंचायती व्यवस्था के बारे में। वहीं ST SC के बारे में बता दिए थे कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार इनको आरक्षण दोस्तों दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 243E से दोस्तों याद रखिएगा ईयर बना लीजिएगा। ई से मतलब कि पंचायत की अवधि के बारे में। अवधि मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल इनका तो 5 वर्ष होता है दोस्तों। 5 वर्ष से पहले अगर भंग होता है तो 6 महीना के अंदर क्या करना है दोस्तों, चुनाव कराना है। और वो चुनाव दोस्तों बाकी अवधि के लिए नहीं होगा, बल्कि वो पूर्ण अवधि के लिए हो। जैसे मान लीजिए कि कोई पंचायती व्यवस्था 5 वर्ष के लिए चुनाव हो गई, 3 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा कर लिए, बीच में क्या हुआ, इनके किसी कारण से ये दोस्तों खत्म हो गया, भंग हो गया,
तो क्या वो फिर नया चुनाव होता है। फिर नया चुनाव होता है दोस्तों, तो वो 2 साल के लिए नहीं होता है, ये बल्कि पूर्ण काल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे 243F के बारे में। 243F क्या कहता है, तो ये दोस्तों कहता है सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में। अयोग्यता मतलब, अयोग्य मतलब कब होते हैं, जब आप फेल हो जाते हैं। फेल होते हैं मतलब क्या हो गया, आप अयोग्य हैं। तो 243F से याद रखिएगा फेल। सदस्यता की अयोग्यता किस में है, तो 243F में है। उसी तरह से हम बात करते हैं 243G में, तो इसमें शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में बात किया। किसके जिम्मेदारी के बारे में, तो पंचायती व्यवस्था के जिम्मेदारी, पंचायत की जिम्मेदारी के बारे में। तो जी से बना जाएगा जीनियस। जो व्यक्ति जीनियस होते हैं उसी के पास शक्ति अधिकार होता है दोस्तों। तो जी से क्या हो जाएगा, जीनियस। जो जीनियस रहेंगे उन्हीं के पास शक्ति अधिकार रहेगा, उनके पास जिम्मेदारी दोस्तों रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं 243H के बारे में। 243H के बारे में, इसमें हाई टैक्स के बारे में बताया गया है। तो पंचायतों द्वारा कर लगाना। पंचायत भी दोस्तों क्या करते हैं, कर लगाते हैं। कर मतलब ये इनकम टैक्स की तरह कर नहीं लगाते हैं। देखते हैं गांव में क्या होता है, हाट बाजार वगैरह ये सब लगता है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कर वो लगाया करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से याद रखिएगा 243H मतलब हाई टैक्स। हाई H से हो गया हाई टैक्स, टैक्स मतलब कर लगाना। उसके बाद हम बात करते हैं 243I में। आई में क्या है, वित्त आयोग का गठन। मतलब पंचायतों के लिए दोस्तों क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत में जो काम होता है, ग्राम में जो गाँव में काम होता है, तो उसके लिए फंड तो आएगा ना दोस्तों। तो फंड कौन देता है, फंड तो राज्य सरकार देता है। तो उसके लिए भी दोस्तों क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा आई से इनकम, इसके लिए याद रखिएगा इनकम। तो आई से इनकम, यहाँ एच से हो गया हाई टैक्स मतलब कर के लिए हो गया, ये इनकम के लिए हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 243J के बारे में। 243J में क्या करता है, तो लेखा परीक्षक। मतलब किसका परीक्षक, लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक किसका, तो पंचायतों का। तो यहाँ पर परीक्षा मतलब उसको जांच करना। तो मतलब जे से क्या हो गया, जांच करना। तो यहाँ देख रहे हैं जे, यहाँ से क्या हो गया, जांच करना। लेखा परीक्षा मतलब क्या हो गया, जांच करना दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 243K के बारे में। इसमें दोस्तों चुनाव के बारे में, पंचायती मतलब पंचायतों के चुनाव के बारे में। तो आप अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे, तो आईपीएल में पहले एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब का नाम सुने होंगे। तो आप किंग्स 11 पंजाब ना बोलकर किंग्स 11 इलेक्शन बोल दीजिएगा। इलेक्शन मतलब क्या हो गया, चुनाव। मतलब यहाँ से क्या हो गया, किंग्स 11 पंजाब ना बोल क्या बोलना है, किंग्स 11 इलेक्शन। किसके लिए, चुनाव के लिए। तो ये मतलब किसके हो गया, तो चुनाव के लिए हो गया, इलेक्शन के लिए हो गया। वहीं बात करते हैं 243L के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हो गया संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू। मतलब पंचायती व्यवस्था का संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना। तो लागू मतलब एल से क्या हो गया, लागू करना। एल से क्या हो गया, एल से ला होता है, तो लागू करना। वहीं बात करते हैं कुछ 243M में क्या है, तो कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, पंचायती व्यवस्था लागू नहीं होता। मतलब क्या हो गया, एम से हो गया यहाँ पर मना करना। मतलब लागू नहीं करना होता, क्या हो गया, मना करना। तो एम से यहाँ पर याद रखिएगा मना करना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 243N के बारे में, जिसमें निरंतर रहना। मतलब यहाँ पर पहले समझिए क्या है, तो विधियों एवं पंचायतों का बना रहना। मतलब कि जो पंचायती व्यवस्था उसका बना रहना। बना रहना मतलब कि वो निरंतर रहेगा। तो यहाँ न से क्या रखेगा, निरंतर रहना। वहीं बात करते हैं 243O के बारे में। तो इसमें बताया गया चुनावी मामलों में कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। मतलब जो पंचायती चुनाव होता है उसमें कोर्ट किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कि क्या है, निषेध है। मतलब कि ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों, कोर्ट के लिए ऑब्जेक्शन है। तो याद रखिएगा 243O में क्या हो गया, ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से आप 16 अनुच्छेद याद रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये क्या है, बहुत बड़ा काम है, तो बहुत बड़ा काम नहीं। एक बार आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर आप रिवीजन कर देते हैं। पहला क्या बताएं 243 में, परिभाषा। दूसरा बताएं क्या, 243A जिसमें क्या बताएं आपको हम, ग्राम सभा के बारे में। तो सभा मतलब असेंबली हो गया ए से। बी मतलब बताएं पंचायत का गठन के बारे में। गठन मतलब क्या हो गया, बुल्ड बताए थे। 243B में क्या हो गया, बुल्ड हो गया बी से। फिर बताया 243C के बारे में बताया थे, पंचायतों की संरचना के बारे में। इसमें आपका सी से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। फिर डी से बताया थे दलित के बारे में, ST SC और महिलाओं के रक्षण के बारे में। ई से बताया थे ईयर के बारे में, मतलब उनके कार्यकाल के बारे में। फिर ई से हो गया। फिर 243F में क्या बताया थे, तो फेल मतलब कि उनके अयोग्यता के बारे में बता दिए थे। फिर जी से जीनियस। जीनियस कौन होगा, जिसके पास शक्ति अधिकार होगा, वही जीनियस कहलाएगा। फिर एच बताया थे। एच मतलब क्या बताया था, हाई टैक्स के बारे में बताए थे। फिर आई बताए थे वित्त आयोग के बारे में, इनकम के बारे में। फिर एच आई हो गया। जे के बारे में बताए थे लेखा परीक्षा के बारे में, किसका, तो पंचायत का मतलब जांच करना बता दिए थे। फिर के मतलब बताए थे, अगर आईपीएल देखते होंगे आप तो बताए थे कि किंग्स 11 पंजाब नाम का टीम होता था पहले। तो आपको किंग्स 11 पंजाब ना बोलकर किंग्स 11 इलेक्शन बोल देना है। मतलब कि 243K में क्या है आपका, तो चुनाव के बारे में। वहीं बात करेंगे 243L में क्या है, तो लागू करना है किसमें, तो कुछ क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था को लागू करना। फिर एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो एम मतलब बता दिए थे मना करना, मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करना। फिर एन मतलब बताए थे क्या, निरंतर रहना। मतलब क्या करना है, तो ये
पंचायती व्यवस्था का बना रहना। फिर वो मतलब बता दिए थे कि पंचायत में जो चुनाव होते हैं उस पर कोर्ट का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कि ऑब्जेक्शन के बारे में बताए थे। तो 243 ओ में क्या हो गया, ऑब्जेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही होगी दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने के लिए मिले, क्योंकि पंचायती व्यवस्था के सभी तथ्यों को मैंने इसमें दोस्तों बताया है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे करा रहे हैं, अभी उसको हम बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम कराना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मन लगा के दोस्तों पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।